बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जौहर टाउन। आज हमारा एमडी कैट क्लास 2023 का पहला लेक्चर है जी। और इस लेक्चर में केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि एमडी कैट केमिस्ट्री जो उसका पेपर है उसके लिए टोटल 19 यूनिट्स रखे गए हैं और 19 यूनिट्स के अंदर आप स्टार्ट ले लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है और उसमें हम एटॉमिक मास के बारे में, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करते हैं। वहाँ से बात शुरू करते हुए हम चलते चलते मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि सेकंड ईयर का टॉपिक है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के बाद जो दूसरी क्लास आप पढ़ते हैं, जिसका रिसेंटली आपने पेपर दिया होगा, उस के हवाले से हम बात करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि तमाम तर टॉपिक जो आप एफएससी में पढ़ते हैं, ए लेवल्स में पढ़ते हैं या किसी भी पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, वो सारी की सारी बातें एम कैट के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं होती। उसमें से सिर्फ कुछ ही हिस्सा शामिल होता है और उसको एक सिलेबस आउटलाइन की शक्ल में, जिसके नीचे उसकी लर्निंग आउटकम्स लिखी गई होती हैं, वो आपको दे दिया जाता है। इस साल भी काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो पिछले वाला ही, बल्कि ऐसा रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है कि जो सिलेबस लास्ट ईयर था उसी को आप इस साल भी जो है वो डिस्कस कर लें। और उस सिलेबस के अंदर सिलेबस आउटलाइन में इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा सबसे ही पहला यूनिट है, उसके अंदर हम सबसे पहली बात अगर करें तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। ये सबसे पहली बात है हमारी कि आखिरकार एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है। ये देख लीजिए कि हम सवाल जो है उसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली पहले हम डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर देने की कोशिश करेंगे और फिर डिस्क्रिप्शन की बेस पर क्या क्या सवाल पास पेपर में आ चुके हैं या क्या क्या सवाल आ सकते हैं, इस पर बात होगी। तो एटॉमिक मास को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। एक एटम है, उसका मास है, आप इसे एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो बहुत ही सादा डेफिनेशन है, लेकिन बड़ी एम्बिगुअस, बड़ी गैर क्लियर यानी कि अनक्लियर है। बहुत ज़्यादा इससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्या मतलब इस बात का? मान लीजिए ये एक मार्कर जो आपको ग्रीन कलर का एक मार्कर नज़र आ रहा है, ये एक एटम है। तो इसके मास को मुझे क्या कहना चाहिए? इसे मुझे एटॉमिक मास कहना चाहिए। अगर ये एटॉमिक मास है, इसका मास एटॉमिक मास है, तो आखिर इसका मास कितना है ये मुझे कैसे पता लगेगा? क्या सिर्फ हाथ में पकड़कर इसको इस तरीके से किसी भी तरह से मैं इसको वे करने की कोशिश करूं तो क्या मुझे इसका एब्सोल्यूट मास पता लग सकता है? तो जवाब है जी नहीं। मैं इसका मास जो है वो एज सच इसी हालत में इसे बगैर किसी तराजू पर रखे, बगैर किसी वेइंग बैलेंस पर रखे नहीं नाप सकता। इसका मास तो है, इस एटम का मास तो है, यानी कि मास ऑफ एन एटम तो है, इसे एटॉमिक मास तो कहेंगे, लेकिन हमारे पास उसको नापने का, जांचने का, तोलने का, वे करने का, मेजर करने का, कैलकुलेट करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका क्या है कि मेरे पास कोई फिजिकल बैलेंस हो, वेइंग बैलेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, और मैं उसमें एक साइड पर इसको रख दूं और दूसरी साइड पर कोई बाट वज़न, कोई जो है वो जिसका वज़न मुझे पता हो, कोई ऐसी चीज़ रख दूं और दोनों को मैं बैलेंस करूं और देखूं कि इसका वज़न जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है जी बात। तो ये क्या हो गया? ये जो दूसरी टाइप अभी मैंने आपको बताई, इसे कहते हैं कि मैं इसका मास मालूम करूंगा किसी और चीज़ के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी रेफरेंस के साथ कंपेयर करके मैं इसका मास मालूम करूंगा, रिलेट करके इसका मास जो है वो मालूम करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम तौर पर ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म that can be used is not atomic mass, rather it is relative atomic mass। तो ज़्यादा अच्छी टर्म जिसकी हमें बात करनी चाहिए वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, और वही हमारे सिलेबस के अंदर भी डिस्कस जो है वो किया गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है जनाब। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे अगर आप ए लेवल्स पढ़कर आ रहे हैं तो उसे ए आर कहा जाएगा। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास को हम याद रख लें कि ये है mass of an atom as compared to, in comparison
to 1/12 of carbon 12। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, अगर आप उसके 12th पार्ट से 12वें हिस्से से आप कंपेयर करें इस एटम के मास को, तो फिर इसका जो मास आएगा उसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। इसको फर्दर समझ लें कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम के अंदर ये वैल्यू है। याद रख लीजिए कि सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज तक हमें यहाँ पर नजर आ सका है वो ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ही आपको आ जाए, डेफिनेशंस 4 बनी हो और उनमें से एक आ जाए। लाइक ऐसे भी हो सकता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। आपको ऐसे ऑप्शन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, और ऑप्शन क्या दे दिया जाए, मास ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू कार्बन 12। ये 1/12 वाला जो हिस्सा है ये एग्जामिनर मिस कर दे, तो फिर ये डेफिनेशन, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें लिखा हो मास ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, जिसे 1 AMU कहते हैं, अगर आपने कंपेयर किया तो फिर जो बनेगा उसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ से हमें नजर आ सकते हैं वो ये है कि, बल्कि आया भी है, पास पेपर में आया भी है सवाल, वही मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड इन रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेशन। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको प्रेप बुक में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर बुक्स के हवाले से भी बात करता चलूँ, 2 तरह की बुक्स आपको केमिस्ट्री में मिली हैं, एक प्रेप बुक है, एक प्रैक्टिस बुक्स हैं। तो जो प्रेप बुक हैं उसके अंदर टॉपिक वाइज आपको पास पेपर के क्वेश्चंस मिलते हैं, और टॉपिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक मास है, तो उसके क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे बात की वो मौजूद है, और वो क्या है कि which of the following is used as a standard for relative atomic mass calculation। 4 ऑप्शन हैं और उसमें लिखा हुआ है नियॉन का ऑप्शन, ऑक्सीजन का ऑप्शन, हाइड्रोजन का ऑप्शन और कार्बन का ऑप्शन। तो आप कहेंगे 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड। सही है जी बात। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 जो है, जिसे AMU कहते हैं, AMU की वैल्यू पूछी जा सकती है, ये भी एक ऑप्शन है, और उसके मुख्तलिफ तरह की जो AMU की वैल्यूज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ग्राम के अंदर मैंने बता दी, अब मैं बात कर रहा हूँ किलोग्राम के अंदर, -27 किलोग्राम में आ जाएगी। मिलीग्राम में भी आ सकती है, 661 10⁻⁻21 मिलीग्राम। आमतौर पर एक ही यूनिट के अंदर वैल्यू पूछी जाए ये कोई शर्त नहीं है, आपने याद रखना है कि डिफरेंट तरह से भी वैल्यू पूछी जा सकती है। फर्दर अब आप आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ये हो सकती है कि आपको मास किसी एटम का पूछ लिया जाए, रिलेटिव एटॉमिक मास। मिसाल के तौर पर कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास मैं आपको बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन की तरफ चल पड़ेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मासेस में हम हाइड्रोजन का जब रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं वो आता है 1 AMU। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं 16 AMU। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं 14 AMU। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं 23 AMU। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास देखते हैं 24 AMU। आप अगर पाकिस्तान के किसी बोर्ड से पढ़कर आए हैं तो आपको ये जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है और इसके अलावा बहुत सारे और एटम्स के एटॉमिक मैसेज, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज याद होते हैं। लेकिन अगर आप OA और A लेवल्स कर आए हैं या किसी और बोर्ड में, पर्टिकुलरली जो कैनेडियन बोर्ड से कुछ स्टूडेंट हमारे होते हैं, तो कनाडा में जो पढ़ रहे हैं तो या अमेरिका में कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनमें से कोई हैं तो फिर आपको ये जो है ना वो याद करने की आदत नहीं होती, तो फिर आपको ये याद कर लेने चाहिए। आमतौर पर प्रैक्टिस ये है कि एग्जामिनर को जो पेपर सेटर है उसे ये कहा जाता है कि हमारे पास पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर तरह के लोग जो हैं वो पेपर दे सकते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आए तो आपने एटॉमिक मैसेज देने हैं, यानी कि जब आपने पेपर बनाना है तो आपने एटॉमिक मैसेज खुद से सवाल में मेंशन करने हैं। लेकिन हो सकता है कि वो मेंशन ना करे, तो उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपने ये वाले एटॉमिक मैसेज जितना हो सके, जितने मैंने लिख दिए हैं, वक्तन फवक्तन 1-2 की बात और होती रहेगी, उनको याद लाजमी कर लेना है ताकि कोई भी परेशानी इस हवाले से आपको पेपर
पेपर में ना हो, ये कहीं ना कहीं जो है ना वो इस्तेमाल हो जाते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के अंदर, मोलर मास कैलकुलेट करने के अंदर, वगैरह वगैरह। फिलहाल ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी, इसकी बेस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ और एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह आ गया कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, ऐसे सवाल आ गया। अल्फा ऑप्शन हमें दे दिया गया 1.008 ग्राम, बीटा ऑप्शन दे दिया गया 1.008 AMU, चार्ली ऑप्शन दे दिया गया 1.008 इंटू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, और डेल्टा ऑप्शन दे दिया गया कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? क्या लगता है आपको? माइक ऑन है जी इनके? कोई आंसर है भाई? इस कमरे में ना 4 दीवारें हैं। इन 4 दीवारों को माशाल्लाह कोई हमारा ये कमोबेश, अगर मिनिमम मैं बताऊं तो ये 18वां सेक्शन है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और माशाल्लाह 18 सेक्शंस में से अक्सरियत जो है उसमें मैं इन 4 दीवारों को ही पढ़ा रहा होता हूँ। कोई सामने से किसी को तौफीक नहीं होती कि वो मेरे सवाल का जवाब दे दे। तो माशाल्लाह अच्छा हुआ, जानकर अच्छा लगा कि ये 18वीं क्लास जो है हमारी, वो भी उसी तरह के लोगों पर जो है वो मुश्तमिल है, उसमें भी कोई जो है वो बैठा नहीं है। चलें, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। आगे चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर याद रख लीजिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका यूनिट तो AMU होना चाहिए। तो 1 AMU नहीं होता, असल में इसका मास ना 1.008 AMU होता है। तो बीटा ऑप्शन तो अपनी जगह सही है, लेकिन बीटा ऑप्शन के साथ ये जो AMU होता है इसकी वैल्यू भी मैंने लिख कर रखी है, यहाँ पर देखिए 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU की जगह उसकी वैल्यू भी लगा दें तब भी बात सही है। AMU की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी, तो चार्ली भी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा ऑप्शन है वो है बिल्कुल जबरदस्त, यानी कि बीटा भी सही है और चार्ली भी सही है। अल्फा क्यों सही नहीं है? क्योंकि 1.008 ग्राम जो है ये जो आपका एटॉमिक मास है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको आपने ग्राम्स में जाहिर किया है। अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट AMU की जगह ग्राम कर दें तो फिर उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं कहते, बल्कि उसे मोलर मास जो है वो कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो बेसिकली मोलर मास है, जबकि जो बाकी हैं वो सब क्या हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। इसलिए हमने पीछे डेल्टा टिक किया। और अगर यही सवाल आपको इस तरह आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर आपको अल्फा ऑप्शन टिक करना चाहिए था। ये तो बात हो गई जी एटॉमिक। जी जी, कुछ कहना चाह रही हैं? चार्ली में ये कहा कि 1.008 AMU की जगह ये जो AMU लिखा है इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दी है। यूनिट की जगह उसकी वैल्यू लग सकती है। फिजिक्स में ये बड़ा कॉमन है, केमिस्ट्री में भी हमने वही चीज़ लगाई है कि AMU की जगह उसकी वैल्यू लगा दें तो भी बात वही रहती है, बात चेंज नहीं होती। क्लियर है जी बात? अब ये तो हो गई बात रिलेटिव एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की बड़ी अच्छी एक इंफॉर्मेशन थी। इससे आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज डिस्कस हो रही है वो है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? फिर हम यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को समझने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला में आती हैं। एम्पिरिकल फार्मूला याद रख लीजिए कि ये एक ऐसा फार्मूला है विच शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स।
यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो असल में सिंपलेस्ट फार्मूला है जो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स को शो करता है। मैं आपके सामने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिख रहा हूं। आपने देख लेना है कि जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या वो एम्पिरिकल फार्मूलाज ही हैं या वो एम्पिरिकल फार्मूलाज नहीं हैं। मैं NaCl, आगे चलते हुए मैंने लिख दिया सिलिकॉन कार्बाइड, मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, बेंजीन, HCHO या फिर CH2O। काफी सारे लिख दिए आपके सामने और इन सब में अब हम ये फाइनल करना चाहते हैं कि क्या ये एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं या ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। आपके ख्याल में यहाँ जो पहला ऑप्शन है NaCl, क्या ये एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं है? एम्पिरिकल जी। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचकर बताइए। ये एम्पिरिकल है, मॉलिक्यूलर नहीं है। एम्पिरिकल है। अगर ऐसे सवाल आ जाए CO2 इज, चार ऑप्शन आ जाएं, एम्पिरिकल फार्मूला ओनली, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली, बोथ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक ऑप्शन आ जाए नन या डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ऐसे कह दे। सी है जी, बाकी लोग भी कहते हैं सी है। बाकी लोग नहीं कहते। चलें इस पर बाद में आते हैं, इस पर मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे ग्लूकोज का लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, काट दिया मैंने। बेंजीन मॉलिक्यूलर है जी। फॉर्मल्डिहाइड एम्पिरिकल नहीं है, मॉलिक्यूलर है। सही हो गया। और ये नीचे वाला एम्पिरिकल है। ठीक हो गया जी। तो दो प्रॉब्लम आती हैं, वो आपको भी आ रही हैं और उसका मैं आंसर बता देता हूँ कि आप ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि वो एम्पिरिकल फार्मूला है, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो हैं, उनमें आपको कोई डाउट नहीं होता, अच्छी बात है। लेकिन जब कभी ऐसी चीज आ जाती है या ऐसी चीज आ जाती है तो कई दफा एक कंफ्यूजन होती है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं रूल बना दूं आपके लिए आसानी के लिए कि भाई हमेशा हमेशा जितने भी दुनिया में आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता। हमारी पहली एग्जाम्पल थी NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल थी कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका भी सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक रूल बता दिया कि अगर कोई आयोनिक कंपाउंड होगा उसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात जो हमने यहाँ याद रखी वो ये याद रखी कि अगर आपके पास कोई कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड, फर्स्ट ईयर फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने मिसालें पढ़ी हुई हैं कोवेलेंट सॉलिड की। दो बड़ी टाइप्स होती हैं जिनकी, एक होते हैं जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स, एक होते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। रिपीट कर देता हूं, जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड, लेयर्ड स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेफाइट।
तो अगर कोई चीज कोवेलेंट सॉलिड होगी तो उसके भी सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होंगे। लाइक सिलिकॉन कार्बाइड एक कोवेलेंट सॉलिड है, इसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड एक कोवेलेंट सॉलिड है, इसका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड पहचानना मुश्किल नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ है और हम आगे पढ़ेंगे भी कि ग्रुप 1A और 7A वाले आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 2A 6A वाले भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 2A और 6A वाले हैं, ये 1A और 7A वाले हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप की मेटल्स सिक्स्थ और सेवंथ ग्रुप की नॉन मेटल्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। तो आयनिक कंपाउंड आप आमतौर पर पहचान लेते हैं। कोवलेंट सॉलिड आपने टॉपिक से देख लेने हैं कौन कौन से हैं, वैसे मैंने उनमें से ही 2 मिसालें लिखी हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो कंपाउंड हैं वो होते हैं आम मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काफी सारी मिसालें मैं अभी लिख दूंगा। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है और उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की मिसाल कौन सी दे दी मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मैंने मिसाल दे दी ग्लूकोज की, मैंने मिसाल दे दी बेंजीन की, मैंने मिसाल दे दी फॉर्मेल्डिहाइड की, और मैंने मिसाल दे दी फॉर्मेल्डिहाइड की। ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का ही फार्मूला है जी, बस उसे मैंने H2 को मिला के लिख दिया है। ठीक है जी बात। अब आ जाते हैं दोबारा से CO2 के बारे में सवाल था, अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा। चार्ली हो गया। चार्ली क्यों हो गया? क्योंकि CO2 अब हमें पता लग चुका है कि ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सॉरी, ज्यादातर वाला मसला मैंने हल कर दिया कि आयनिक कंपाउंड जो है वो तो आपको पता लग गया कि अल्कली मेटल होगी या अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, वो हेलोजन से मिलेगी या चैल्कोजिन से, ऑक्सीजन वाले ग्रुप से मिलेगी, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल का कोई मसला नहीं है। आपने जो पढ़े हुए हैं ऐसे कर लेते हैं जिनका वेस्पर थ्योरी में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होता है। मशहूर मशहूर मिसालें सेकंड ईयर में आपने पढ़ी हैं, मैं लिस्ट बना देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, इसका मतलब है आपको एसिटिक एसिड पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मिक एसिड पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मेल्डिहाइड पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो कोवलेंट होते हैं। मशहूर मशहूर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा हुआ है, अमोनिया पढ़ा हुआ है, वाटर पढ़ा हुआ है, मीथेन पढ़ा हुआ है। इन सब में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है? वो है कॉमन ये, एम्पिरिकल फार्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। इन सब चीजों के लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये सेम कब होता है? जब n की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर सेम एम्पिरिकल फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इन चारों कंपाउंड्स के लिए, बल्कि इसके लिए भी, ये पांचों। एन जी शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? एन शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस आप CO2 का देख लें, एक मॉलिक्यूल का मैस है 44 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी 44 है, इसलिए आंसर 1 आ गया। और जब ये 1 आएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी बात। तो ये हमने कुछ मिसालें देख ली और ये सारी सेकंड ईयर की एग्जांपल्स हैं जी। सारी सेकंड ईयर में जो आपने पढ़े हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सारे के सारे कोवलेंट ही थे, अक्सर उसमें से कोवलेंट थे। तो उनमें से कोई भी एग्जांपल देगा तो आपने, क्योंकि वो सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है, तो वो यहाँ पूछी जा सकती है। जैसे मैंने CO2 को पूछा और आपने आंसर बता दिया कि CO2 बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में भी यही सही होगा फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये CH2O देखिए, वो कहता है यहां पर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन एक सामने रख रहा हूं आपके। वो कहता है जी CH2O इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O is the empirical formula of
ऑप्शन दे रहा है आपको ग्लूकोज, ऑप्शन दे रहा है एसिटिक एसिड, ऑप्शन दे रहा है फॉर्मएल्डिहाइड, ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है? इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जब आप आंसर देखते हैं, आंसर सही लगना शुरू हो जाता है और आप कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते डाटा को, तो प्रॉब्लम होती है। एक ने कहा ग्लूकोज, एक ने कहा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड किसी ने नहीं कहा। अब किसी ने कहा ऑल ऑफ दीज। क्यों कह दिया? देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये सिंप्लीफाई करें 6 के टेबल पर तो ये बन जाता है CH2O। एसिटिक एसिड देखिए, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो CH2O आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड भी CH2O। तो याद रख लीजिए ये तीनों का ही एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। यहां पर कॉम्प्रीहेंड करने की जरूरत पड़ गई। अगर अल्फा ऑप्शन सही लग रहा था आपको, तो आपको सबसे पहले पेपर में ये जरूरी है कि आप देखें बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ना होता, नन ऑफ दीज ना होता, और आप अल्फा ऑप्शन सॉल्व करते, आपको पता लगता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही है, आप उसे टिक कर देते, बस बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अल्फा के बाद डेल्टा ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो ये चांस मौजूद है कि ये भी हो सकता है कि अल्फा के अलावा जो बीटा और चार्ली हैं उनका भी सेम एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए। तो जब भी ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी ऐसे ऑप्शन आए, तो फिर आपको सारे हल करने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पहला या दूसरा ऑप्शन पढ़कर अपना आंसर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गलती का चांस यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी पता लग गई। अब देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे।